गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रीड कर रहे थे, उसमें जो चैप्टर का नेम है वो था व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की स्थापित होती है कि किस तरह से व्यापारी बनकर अंग्रेज हमारे देश में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। ये हमने पढ़ा। उन्होंने हमारे देश जो इंग्लैंड की महारानी थी उससे उन्होंने एक इजाज़तनामा जो है वो साइन करवा लिया। वो साइन करवाने के बाद उनको परमिशन मिल गई कि वो पूर्वी जो है जो पूर्वी देश हैं वहाँ पर किस तरह से वो व्यापार करने में अपनी जो अपनी उनसे रानी से परमिशन किस तरह से उन्होंने हासिल की, अनुमति हासिल करने में किस तरह से उन्होंने तरकीबें लड़ाई। और उस अनुमति की सहायता से उन्होंने जो इंग्लैंड की अन्य कंपनियां थी उनको वहाँ आने से बंद करवा दिया, सिर्फ इस इजाज़तनामे की वजह से। उसके बाद उन्होंने पूर्वी देशों की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेकिन वो पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए आ तो रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के नहीं, लेकिन दूसरे और यूरोप और दूसरे देशों के, पुर्तगाल के, अलग अलग जगहों के पहले से व्यापारी मौजूद थे। अब उनको क्या करना था, इन व्यापारियों को अपने रास्ते से हटाना था। तो कैसे हटाते थे वो? उनको हटाने के लिए उनके कभी जहाज डुबो दिए, उनका सामान जो है वो लुटवा दिया। तो इस तरह से चाल चलते थे कि किस तरह से हम दूसरे को अपने रास्ते से हटा दें ताकि हमारा जो व्यापार है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। हमने पढ़ा था कि जो हुगली नदी थी वहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारखाना, जो व्यापार का कारोबार था, वो शुरू किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर किस तरह से धीरे धीरे किलेबंदी करवानी शुरू कर दी। फिर उस किलेबंदी के अंदर अपने अफसरों को रहने की अनुमति दे दी। उसके साथ साथ वहाँ पर हथियार वाले सैनिक रखने लग गए सुरक्षा के नाम पर। और धीरे धीरे उन्होंने राजाओं को लुभा, जैसे राजाओं से भी परमिशन ले ली। जैसे औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब से भी परमिशन ले चुके थे कि तुम्हें यहाँ व्यापार करने की अनुमति है और तुम्हें कोई टैक्स वगैरह भी नहीं देना। अब अंग्रेजी व्यापार की ये जो कंपनी थी, इस कंपनी तक तो बात ठीक थी, लेकिन उनके जो अधिकारी खुद के बिजनेस करते थे, खुद के अपने पर्सनल जो काम करते थे, उसमें जो टैक्स देना होता था वो भी देना बंद कर दिया। अब बंगाल के जो नवाब थे, मुर्शीद कुली जो खान थे, वो क्या हो गए, वो इससे नाराज़ हुए। फिर उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया इन लोगों का। तो किस तरह से फिर वो युद्ध के जो सिचुएशन तैयार हुई। अब देखो युद्ध की स्थिति बन गई ना, तो ये युद्ध की स्थिति जो बनी है, इसमें इस युद्ध की स्थिति को कैसे आगे बढ़ाया गया, क्या क्या इसमें घटनाएं घटी, कौन कौन से युद्ध हुए, बड़े ही महत्वपूर्ण जो घटनाएं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए उन घटनाओं की जो रीडिंग है वो करना शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक हम रीड करना शुरू करते हैं। व्यापार से युद्धों तक। व्यापार से युद्धों तक का मतलब क्या है कि किस तरह से वो व्यापारी आए और फिर उन्होंने युद्ध तक का सफ़र तय किया, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है रॉबर्ट क्लाइव की। जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसकी एक पिक्चर यहाँ पर दी गई है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। देखो, जो कंपनी थी वो क्या करने लगी थी, किलेबंदी करने लगी थी, इनकी ज़मीन को ख़रीदना शुरू कर दिया था और टैक्स वगैरह भी नहीं दे रहे थे। उससे जो राजाओं का टैक्स इकट्ठा होता था उसमें क्या आने लगी, धीरे धीरे कमी आने लगी। तो जो बंगाल के नवाब थे, क्योंकि शुरुआती डेरा जो इन्होंने जमाया था वो बंगाल में ही जमाया था, तो बंगाल के नवाब और इनके बीच में क्या हो गया, टकराव बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। देखो, जब पहले औरंगजेब जिंदा था उसकी वजह से जो बंगाल के नवाब थे ना, वो ज़्यादा अपनी ताकत नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि वो डर महसूस करते थे। किसका डर था उनको? औरंगजेब का। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। जो और अलग अलग जो प्लेसेस थे वहाँ पर भी जो राजा वगैरह होते थे वो भी, देखो औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिसका पूरे भारतवर्ष में हम कह सकते हैं बड़े क्षेत्र में दबदबा था।
अब उसकी मृत्यु के बाद जो वो दबाव था वो क्या हो गया, वो कम हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई शक्तिशाली मुगल राजा था ही नहीं। इस वजह से जो पहले डर के रहते थे, जो छोटे छोटे एरियाज जो थे, छोटे छोटे क्षेत्र में जो अपने मतलब रियासतें थी जिन राजाओं की, छोटे मोटे राजा थे, वो अब थोड़ा सा मतलब एक तरह से राहत महसूस करने लगे थे और अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। मुर्शीद कुली खान, यहाँ पर देखो, मुर्शीद कुली खान के बाद है अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? अली वर्दी खान। और अली वर्दी के बाद खान के बाद कौन बने? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला से जो थे वो बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, मतलब मुर्शीद कुली खान भी और अली वर्दी खान भी और सिराजुद्दौला, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। उन्होंने रियायत का मतलब क्या होता है? छूट, कि तुम्हें किसी तरह की भी छूट नहीं दी जाएगी भाई। जो व्यापारी, तुम व्यापारी के रूप में हो, जो व्यापारियों के लिए नियम कानून बने हैं वो तुम्हें मानने पड़ेंगे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। अब उन्हें कहा कि तुम्हें अगर व्यापार के अधिकार चाहिए ना, व्यापार के, तो तुम्हें हमें नजराने देने पड़ेंगे। देखो नजराना तुमने 6th में भी तुम्हारे सामने वर्ड आया था कि जो राजाओं को भेंट दी जाती थी, भेंट में मान लो किसी ने सोने का कोई आभूषण दे दिया, किसी ने फल वगैरह दे दिए, किसी ने कोई ज़मीन दे दी, अलग अलग तरह का, किसी ने अपने धन दौलत दे दी, तो इस तरह से राजाओं के लिए नजराना लाया जाता था। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब एक तो नजराने मांगे और दूसरा कहा कि जो तुम व्यापारी हो, व्यापार करो, सिक्के ढालने की परमिशन नहीं मिलेगी, तुम यहाँ पर सिक्के वगैरह नहीं ढाल सकते। दूसरा आगे क्या हुआ, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया और कहा कि तुम किलेबंदी भी नहीं बढ़ा सकते, जो तुम अपने इतने बड़े बड़े किले खड़े कर रहे हो ना, ये सब तुम्हें अनुमति नहीं मिलेगी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम हो रही है। अब देखो कंपनी के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया कि तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, तुम्हारी इस धोखाधड़ी की वजह से जो राजा, जो बंगाल में सरकार है, उसका जो टैक्स जो इकट्ठा होता था वो क्या होने लगा, अब कम हो रहा है, और नवाबों की ताकत क्या हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। मतलब राजाओं के सामने, मतलब जो थे उनके जो ऑफिसर थे कंपनी के, उन्होंने राजाओं को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, उनमें उन्हीं की बुराइयां कर रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं उनके बारे में उनको अपमान किया जा रहा है। तो देखो फिर तो गुस्सा बढ़ना ही था। कंपनी क्या कहती थी उन चिट्ठियों में? कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, कि जो भी हम व्यापार करने आए हैं भाई, और तुम्हारे लोगों की वजह से, जो तुम्हारे लोकल ऑफिसर्स हैं ना, उनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, उनकी वजह से हमारा जो व्यापार है वो डिस्ट्रॉय होने लग रहा है, नष्ट होने लग रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, कि जो तुमने हमारे ऊपर जो टैक्स वगैरह लगा रखे हैं, जब ये हटेंगे तभी तो व्यापार फलेगा फूलेगा। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, मतलब गाँव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। मतलब उन्हें यह था कि अगर तुम्हें व्यापार बढ़ाना है ना, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदनी होगी और उन ज़मीनों पर अपने किले वगैरह भी बनवाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ तुम अभी संख्या में थोड़े हो, तुम्हें अपनी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी व्यापार के लिए। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। मतलब ये टकराव पहले देखो थोड़ी बहुत कहासुनी होती थी, धीरे धीरे वो कहासुनी क्या होगी, युद्ध का रूप ले लिया, और एक ऐसा युद्ध सामने आया जिसको हम प्लासी की लड़ाई का नाम देते हैं, प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, मतलब डरी हुई थी कंपनी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कठपुतली वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हो। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए हम अक्सर क्या कह देते हैं, कठपुतली कह देते हैं। देखो यहाँ पर बुरा मत मानना, हमारे बीच में एक कहावत मौजूद है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो सोनिया गांधी की कठपुतली है। देखा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे समाज में ये कहावत प्रचलित है। जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी से पहले, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको क्या कहा जाता है, उनको सोनिया गांधी जो है कांग्रेस पार्टी की जो मेन लीडर है, उनको उनकी कठपुतली कहा जाता था। तो एक तरह से ऐसे हो गया क्योंकि ये माना जाता था कि जो वो कहती हैं वैसा ही वो करते हैं। तो देखो अगर कोई
मतलब इस पार्टी का वो हो, मेंबर हो, या इस पार्टी को पसंद करते हो तो बुरा मत मानो, ये सिर्फ हमारे समाज में प्रचलित कहावत है, ऐसा कहा गया है। तो देखो ऐसे हम वर्ड यूज़ करते हैं। अब कठपुतली ही कौन चाहता था? कठपुतली चाहते थे अंग्रेज, कंपनी चाहती थी कि हमारे जो ये राजा हो ना, ये हमारी कठपुतली का काम करे, हम जैसा इनसे कहें ये वैसा ही अपने राज्य में काम करवाना शुरू कर दें। लेकिन उनके सामने कौन खड़ा था? सिराजुद्दौला खड़ा था, जिससे ये काफ़ी डरते थे। अब क्या हुआ आगे? कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। मतलब जो उसके प्रतिद्वंद्वी थे, जो सिराजुद्दौला से नफरत करते थे, जलते थे, वो जो लोग ये चाहते थे कि हम राजा बने, हम नवाब बने, तो उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं लोगों को नवाब बना दे जो इसके प्रतिद्वंद्वी हैं, जो इसको टक्कर दे रहे हैं। लेकिन कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। उल्टा क्या किया? सिराजुद्दौला ने उनको वार्निंग दे दी कि तुम एक तो व्यापार करने आए हो, व्यापार का काम करो, हमारे जो राजनीतिक मामले हैं ना, किससे मेरी दुश्मनी है, कौन मेरे से जलता है, कौन राजा बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको नवाब बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, इन मामलों में तुम हस्तक्षेप मत करो। दूसरी बात, तुम्हें किलेबंदी भी रोकने होंगे, जो तुम किले वगैरह बना रहे हो ना, ये सारे बंद कर दो, और इसके अलावा जो तुम्हारा टैक्स बाकी है, राजस्व, वो भी चुका दो। तो ये सारी अपनी वार्निंग में इन्होंने घोषित कर दिया सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया? बंगाल के अंदर कासिम बाजार के अंदर एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, वहाँ पर अपने 30,000 क्या लेके गया? सिपाही लेकर गया। कौन? सिराजुद्दौला। और वहाँ की जो फैक्ट्री थी उस पर अपना कब्जा कर लिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए। और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया। मतलब पहले तो क्या किया? कासिम बाजार के अंदर जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, उसके ऊपर हमला किया, वहाँ सारा जो भी मटेरियल था, जो लोग थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया और सारा मटेरियल अपने कब्जे में ले लिया, हथियार वगैरह भी अपने कब्जे में ले लिए। उसके बाद किस तरफ मुँह किया? उसके बाद वो चल पड़े कलकत्ता की तरफ, कि कलकत्ता में जो अंग्रेजों का किला है ना, अब उसको भी अपने कब्जे में लेते हैं। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जो ऊपर देखो हमने पिक्चर देखी थी रॉबर्ट क्लाइव की, तो वो इसीलिए था। तो रॉबर्ट क्लाइव के मतलब हेड बना के कंपनी ने क्या किया? पता चला जब वो मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव जो हेड बने हुए थे और उसके अंडर में जो सैनिक थे अंग्रेजों के, मद्रास के अंदर, जिसको आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उनको भेज दिया कि तुम्हें भाई कलकत्ता हाथ से निकल सकती है, तो तुम चलो यहाँ वहाँ का मोर्चा संभालो। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। 9 सैनिक बेड़े क्या होते हैं? जो हमारी समुद्री वो सेना होती है, जैसे नेवी है, जिसको हम नेवी कहते हैं, जो पानी वाली सैनिक, जो हमारे पानी, जो जल सेना होती है वो। इसके बाद क्या हुआ? एक इसमें जीके का छोटा सा फैक्ट है, तो वो इसकी रीडिंग के बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण इसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। मतलब उसने क्या किया? इसको धोखा दे दिया, क्योंकि मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो देखो किस तरह से अंग्रेजों ने मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या चली? एक चाल चली कि उसी की सेना का जो सेनापति था सिराजुद्दौला, जो इतने बड़े मतलब शक्तिशाली राजा थे उस समय में, जिससे अंग्रेज डरते थे, उसी की सेना के सेनापति की एक टुकड़ी को अपने अंडर में अपनी कठपुतली बना लिया, ये कह सकते हैं। उसको बहला लिया, फुसला लिया कि भाई तुम्हें राजा बना देंगे, तो हमारी मदद कर दे तुम, और हम तुम्हारी मदद करेंगे इसको हटाने में। तो इस वजह से प्लासी के अंदर जो लड़ाई हुई उसमें बड़ी बुरी तरह हार गई। कौन? सिराजुद्दौला।
और कब हुई थी ये हुई थी 1757 में। तो अब एक बार हम वो रीड कर लेते हैं जो हमारा पीछे मैं कह रहा था एक नॉलेज के लिए हमारा फैक्टर है वो। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? अब देखो, इस प्लासी को प्लासी क्यों कहा जाता है? देखो, दरअसल असली नाम प्लासी था। क्या था? प्लाशी। देखो, ये तो प्लासी हो गया और ये प्लाशी। इस जगह का नाम क्या था? प्लाशी, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। अब देखो, अंग्रेज तुम्हें पता ही होगा किस तरह से बोलते हैं, अजीब से नेम लेते हैं। जैसे अगर हम तो हरियाणा बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे? हरियाणा, कुछ अलग सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी वजह से वो क्या करते थे, प्लासी को, प्लासी का जो नाम था उन्होंने बिगाड़ दिया। यहाँ इस जगह को प्लासी, यहाँ पाए जाने वाले प्लाश के फूलों के कारण कहा जाता था। अब इस जगह का नाम प्लाश क्यों था? क्योंकि यहाँ पर प्लाश के फूल मिलते थे। प्लाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, गुलाल हमें पता चला ना, देखो होली में हम गुलाल का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा जीके फैक्ट हो गया। तो प्लासी जो है, प्लासी का वास्तविक नाम क्या था? असली नाम क्या था? असली नाम प्लासी था। और इस प्लासी को किसने बिगाड़ा? अंग्रेजों ने प्लासी को प्लासी बना दिया। और इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर पलाश के फूल पाए जाते हैं, जिस वजह से इसका नाम प्लासी पड़ा। और पलाश के फूल कहाँ यूज़ होते हैं? पलाश के फूल जो होते हैं, लाल फूल होते हैं, इसके गुलाल बनाने में यूज़ किया जाता है। तो देखो, कई फैक्टर हमें यहाँ से मिले हैं जो हमारी जीके नॉलेज को बढ़ाते हैं। आगे जो इसमें दिया गया है वो है संपन्नता का आश्वासन। यस बेटा, संपन्नता का आश्वासन का मतलब क्या है? संपन्नता का आश्वासन, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। मतलब जो इंग्लैंड के लोग थे ना, और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर जो रहती थी, इसकी जो मतलब जो यहाँ पे ये राज कर रहे थे, इन सब को शक की निगाह से, और इनको जो इंग्लैंड के लोग थे ना, वो इस कंपनी पे विश्वास नहीं करती थी कि अच्छे से राज कर रहे होंगे या नहीं। तो मतलब इनको अच्छे से विश्वास नहीं था, शक रहता था इनको, कहीं ये गड़बड़ ना करते हो। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1959 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। अब ये देखो, चिट्ठी लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इतनी विशाल सतह एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। कि इतनी विशाल सतह एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर तुम इतना शोर मचाना उचित हो। मतलब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जो वहाँ के लोग थे, मतलब जिनकी वजह से यहाँ पर ये काम कर रहे थे, पत्र लिखा कि जो कंपनी है वो तो अच्छा मुनाफा कमा रही है, और तुम्हें क्या दे रही है? तुम्हें उसके बदले में थोड़ी बहुत 20 लाख स्टर्लिंग दे रही है कि जो आमदनी है वो दे रही है बस, और 3 जगहों का कब्जा दे रही है, लेकिन यहाँ ये खुद राजपाट संभाले जा रही है। तो इस तरह के मतलब लेटर लिखे जाते थे, क्योंकि इन कंपनी वालों पर ये विश्वास नहीं करते थे। इसमें एक और हमारा एक पिक्चर दिया गया है, चित्र नंबर 6। ये चित्र देखिए, ये सिराजुद्दौला का चित्र दिखाया गया है, और इसमें लिखा क्या हुआ है? ये जो चित्र लिया गया, ये लिया गया महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लैडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ ये तो सिराजुद्दौला का चित्र है। जो ये डिटेल लिखी हुई है, ये चित्र नंबर 5 की है। ये क्या है? ये एक महान्यायालय कक्ष है, मीन्स जो बहुत बड़े लेवल पे जो कोर्ट होता है, महान्यायालय, वो हो गया। और ईस्ट इंडिया हाउस है ये, ईस्ट इंडिया हाउस में ये कक्ष स्थित है, लैडन हॉल स्ट्रीट के अंदर। अब इसकी जो डिटेल्स दी गई है, देखो कैसे लोग ऊपर ऐसे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर कैसे लोग बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, और आप देख सकते हो यहाँ ऐसे राउंड टेबल, एक तरह से ऐसे टेबल लगी हुई है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, और यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। तो इस तरह से, और ऊपर देखो किस तरह से मूर्तियाँ वगैरह जो है वो लगी हुई है। कितना भव्य इमारत बनाई गई है, मतलब पूरा बड़े लेवल का महान्यायालय है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ
प्रोपराइट्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। मतलब जो ईस्ट इंडिया हाउस होता था वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कोर्ट होता था, उसका नाम था कोर्ट ऑफ प्रोपराइट्स, जो कहाँ पर था, लंदन की एक स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर, जिसका नाम था लेडन हॉल स्ट्रीट। यहाँ पर होता था कंपनी का कोर्ट, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ प्रोपराइट्स। यह ऐसी एक सभा का चित्र है। यहाँ पर सभाएं होती थी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अरेंज की जाती थी। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला, जो बंगाल का एक नवाब था, उसको हराया और उसको हराकर अपने कब्जे में वहाँ की सत्ता हासिल करने के लिए एक नया राजा खड़ा कर दिया, नया नवाब खड़ा कर दिया। अब देखो आगे करते हैं हम रीडिंग। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। अब देखो ये जो प्लासी की लड़ाई थी ना, ये एक तरह से कंपनी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हुई। क्यों? क्योंकि कंपनी को इसमें जीत मिली थी, वो जीत चुके थे इस लड़ाई में। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। अब सिराजुद्दौला जो था, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना? मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, मतलब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार नहीं थी कि हाँ भाई पूरा राजपाट में हम संभालेंगे, नहीं। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। मतलब अभी तक भी उनको ये नहीं था कि हमें यहाँ राज करना है, नहीं, वो चाहते थे कि हमारा व्यापार बड़े अच्छे तरीके से चले, हमें व्यापार में कोई दिक्कत ना आए, खूब फैले हमारा व्यापार। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। मतलब वो इसीलिए किसी भी राज्य को अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि यहाँ के जो राजा वगैरह है ना, इनकी मदद ले लो, बस इनकी मदद से तुम व्यापार करते जाओ और पैसा कमाते जाओ। इसलिए वो किसी जगह पर अपना डायरेक्टली जो था वो कब्जा नहीं कर रहे थे। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि जो कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के सहारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। अब देखो, मान लो कोई राजा अंग्रेजों की कठपुतली है, तो भले ही हो कठपुतली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वहाँ की जनता है, उसकी जो प्रजा है, उसके सामने भी तो उसे अच्छा बने रहना होगा। अब कंपनी तो उससे सारे बुरे काम करवाएगी, हर तरह की, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करवा सकती है, और राजा अगर ऐसे करेगा उनके फ़ायदे के लिए तो जनता से नाराज़ हो जाएगी। इस वजह से वो क्या होते थे, उनके बीच में भी तू मैं हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे। तो फिर कंपनी ने सोचा कभी इससे काम नहीं चलेगा, अब हमें रास्ता थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। देखो, मीर जाफर ने विरोध किया तो मीर कासिम उन्होंने अपनी कठपुतली के रूप में तैयार कर रखा था, उसको नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में भी उसको हराना पड़ा। तो फिर जब मीर कासिम भी उनके लिए एक मुसीबत बन गया तो वह फिर हुई एक और लड़ाई जिसका नाम था बक्सर की लड़ाई। तो इस बक्सर की लड़ाई में 1764 के अंदर मीर कासिम को हरा दिया गया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। अब वो मीर जाफर फिर से बेचारा, भाई सत्ता की भूख यही होती है, जो राजपाट होता है ना, सरकार, मतलब आज भी तुम देख सकते हो नेता वगैरह होते हैं कितनी जल्दी ये पार्टियां बदल देते हैं। कभी किसी अपने स्वार्थ के लिए नेता क्या करते हैं, कभी किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, जब लगता है कि मेरा इस पार्टी से कोई फ़ायदा नहीं है तो वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और जब वो दूसरी पार्टी में उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, लगता है कि हाँ भाई अब तो पहले वाली पार्टी ही अच्छी है, वहाँ उसका जोर ज़्यादा चल रहा है, फिर वो वापस उसी में कूद जाते हैं। तो ऐसे पहले भी होता था। तो मीर जाफ़र जो था उसको दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब एक सीधी सी डील कर दी कि भाई तुम्हें 5 लाख रुपए हर महीने देने होंगे। किसको देने होंगे? अंग्रेजों को देने होंगे, कंपनी को देने होंगे। कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। अब कंपनी 5 लाख में संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसके देखो सैनिक भी रखने लगी अपने के लिए, व्यापारिक जरूरत भी होती है, व्यापार चलाना भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आता है और बहुत सारे खर्चे होते थे। अब इनके लिए उसको और ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। तो फिर क्या किया, फिर क्या हुआ देखते हैं। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो ये बात किसने कही थी? क्लाइव ने कही थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब कही? 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब देखा भी कठपुतली से काम नहीं चलेगा, कब तक हम इन राजाओं से पैसा लेके अपना गुजारा करते रहेंगे, क्यों ना अब हम
खुद ही राजा बन जाए और सारा टैक्स खुद ही ले ले। तो इस तरह से इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब देखो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कैसे किया मुगलों ने। 65 में मुगल सम्राट ने जो भी थे उस समय में, उसने क्या कर दिया, अपनी जो कंपनी थी, कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान बना दिया कि तुम यहाँ की दीवानी संभालो, यहाँ का जो लेन देन है, टैक्स वगैरह है, सब तुम संभालो। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। तो देखो बंगाल जो था उस समय का, और आज भी अगर देखा जाए तो बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, उस समय भी बहुत बड़ा एरिया था। आज तो देखो उसमें से एक बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया, लेकिन उस समय बांग्लादेश जो है आज के समय में वो पूरा बंगाल होता था। जितना पश्चिम बंगाल, जितना बंगाल हमारा है आज दिख रहा है ना, और जो बांग्लादेश दिख रहा है, इन सबको प्लस कर दो, ये सारा एरिया। अब इतनी बड़ी रियासत को संभालना, तो सभी हर कोई राजा ये सोचता है कि क्यों ना बंगाल का नवाब बना जाए, बंगाल की सरकार हमारे हाथ में जाए। हर किसी का ये सपना होता था, क्योंकि इतने बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता था, विशाल राजस्व संसाधन यहाँ पर थे। उसके ऊपर क्या हो गया, इनको नियंत्रण मिल गया, किसको, कंपनी को। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। वो समस्या क्या थी, टैक्स इकट्ठा का, मतलब व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने में दिक्कतें आ रही थी। 18वीं सदी की शुरुआत में से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। ये थी वो समस्या मेन। पहले अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ता था, जो भी यहाँ से व्यापार करने के लिए चीज़ें खरीदनी पड़ती थी, उसके लिए उनको जो रुपया पैसा, मतलब सोना चांदी जो बदले में दिया जाता था, वो क्या करना पड़ता था, वो इंग्लैंड से मंगवाना पड़ता था, मतलब ब्रिटेन से मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब उनको इतनी जगह मिल गई, इतनी जगह टैक्स इकट्ठा करेंगे, एक तरह से शासन ही चला रहे हैं, तो अब उनको ये पैसा, ये सोना चांदी वहाँ से नहीं मंगवाना पड़ेगा। कहाँ से, ब्रिटेन से, बल्कि यहीं का पैसा यहीं के लिए यूज़ करेंगे, और बल्कि अपने ब्रिटेन में कुछ ना कुछ भेजेंगे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी, मतलब ब्रिटेन से जो सोना निकालने का जो काम हो रहा था, मतलब भारत में जो सोना चांदी आता था वो कम होने लगा। और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि इतना बड़ा एरिया और इतने बड़े धन पर कब्जा पागल कर देते हैं। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, मतलब इतना पैसा मिल गया कि सारे हर तरह के खर्चे यहीं से चलेंगे, और उसके बावजूद भी कमाई जो बचत होगी ना बड़ी अच्छी होगी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किले दफ्तर के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। देखो कितना हो गया। एक तो वो राजा से पहले देखो किस तरह से अंग्रेज मतलब इतने अमीर बन गए। पहले तो एक छोटे से व्यापारी के रूप में यहाँ परमिशन लेते घूम रहे थे, धीरे धीरे राजाओं के अधिकारियों को रिश्वत देकर ज़मीनें खरीदनी शुरू की, फिर वहाँ पर किलेबंदी की। किलेबंदी के साथ साथ कुछ राजाओं से टैक्स फ्री व्यापार करने की परमिशन ले ली, और फिर राजाओं और उनके बीच में जब थोड़ा सा तकरार हुआ तो उस तकरार को युद्ध के रूप में ढालकर उन्होंने युद्ध करने शुरू कर दिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। फिर उनको आखिर में 1765 में क्या हुआ, उनको एक बड़ा ही मुनाफा हुआ। मुनाफा ये था कि उनको बंगाल की दीवानी मिल गई। अब उनको सारा टैक्स खुद इकट्ठा करना है, सारा काम काज वहाँ का खुद ही संभालेंगे, सारा टैक्स का डिपार्टमेंट। अब उससे इतना पैसा मिलने लगा कि जो पहले यहाँ व्यापार करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वो पैसा कहाँ से आता था, ब्रिटेन से आता था। अब लाने की ज़रूरत नहीं थी, अब यहीं का पैसा यहीं पर व्यापार करके यूज़ करते थे और अपनी बचत भी करते थे और सारे खर्चे उठाते थे। अब उसके बाद कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो अब क्या थे, देखो कंपनी के अफसर जो थे वो क्या बन गए, नवाब। किस तरह नवाब बन गए, नवाब बनने का मतलब है, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। मतलब नवाब बनने का मतलब क्या था कि एक तो उनके पास सारा का सारा जो राज्य था वो आ गया, ताकत आ गई। क्योंकि जब हमारे पास हमारी सरकार बन जाती है ना किसी व्यक्ति की, तो ये समझो उसके वो पूरा पावरफुल हो गया। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। देखो लखनवी नवाब आपने सुना हो, क्योंकि अब अभी नाम भी सुना होगा। लखनवी नवाब बड़े ही फेमस, मतलब ये डायलॉग वगैरह के अंदर आता है लखनवी नवाब, क्योंकि जो लखनऊ के नवाब होते थे उनके राजपाट छिन गए थे, उनके सब कुछ छिन गए थे, लेकिन कामकाज नहीं करते थे वो, फिर भी ऐशो आराम की ज़िंदगी का
नज़ारा लेते थे। तो वैसे ही इनके जो ये कर्मचारी थे, ये भी नवाबों की ज़िंदगी जीने का ख्वाब लेने लगे थे कि हम भी, हमारे भी ऐशो आराम होंगे, बिल्कुल आराम से ज़िंदगी कटेगी, हमारे नीचे नौकर चाकर होंगे, बहुत सारा पैसा भी हमारे पास होगा, बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास होगी, आराम से रहेंगे। तो इस तरह से प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा धन दे। मतलब क्या कर दिया, अब पहले तो देखो नवाब क्या लेते थे, अंग्रेजों से नजराने लेते थे, लेकिन अब गिफ्ट वगैरह लेते थे, लेकिन अब क्या था, अब कंपनी के अफसर इन नवाबों से तोहफे मांगने लग गए। और तोहफे में क्या मांग कर ले रहे हैं कि तुम्हें जो हमारे अफसर है ना, उनको क्या देना पड़ेगा, जो अच्छे अच्छे तोहफे देते हो उसमें या तो ज़मीन दो या अच्छा खासा पैसा दो। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, मतलब जिसको चेन्नई कहा जाता है, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, मतलब जब हम भारत छोड़कर गया तो उसकी दौलत जो थी वो 4, ये हम कह सकते हैं 4 लाख, मीन्स इसको अगर मिलियन, वो जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग तो ये होगा 401,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भी सौंपा गया था। देखो एक छोटा 18 साल की उम्र में यहाँ पर आया था 1943 में इंग्लैंड से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था? 1743 में, सॉरी मैं शायद पीछे 1900 बोल गया इसको। और कितनी उम्र थी? 18 साल। गया कब? 2 बार नवाब बनने के बाद वो 1767 में यहाँ से चला गया। जब चला गया तो उसके बाद लगभग 4000, इसको आप 4 लाख बोल सकते हो, 4,01,102 पाउंड के बराबर उसकी संपत्ति थी। और जब वो दूसरी बार गवर्नर बना ना, उसको एक काम सौंपा गया था कि जो कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल चुका है, तो तुम्हें काम दिया जा रहा है कि उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। देखो क्या हुआ। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। मतलब उसी के ऊपर इल्ज़ाम लग गए कि तुमने भ्रष्टाचार किया है, और उसे ब्रिटिश की जो संसद थी वहाँ पर बुला लिया गया कि भाई आ जाओ, बताओ क्या ये जो इल्ज़ाम वगैरह वो सही है या नहीं। सरकार को इसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। अब देखो शक होना ही था, कोई व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा ना हो और अचानक से बहुत अमीर बन जाए तो गवर्नमेंट है या उसके आसपास के जो लोग होंगे उसको तो शक ही होगा ना। उनको भी शक होगा कि रॉबर्ट क्लाइव के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया। लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे फील हो गया कि भाई मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, और ये सारा जो है ये बुरे तरीके से किया है। तो 1774 में उसने खुद सुसाइड कर लिया। आगे, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। बहुत सारे ऐसे भी अफसर थे जो उसी की तरह कम उम्र में आए लेकिन इतना पैसा नहीं इकट्ठे कर पाए। कुछ यहीं पर बीमारियों की वजह से मर गए, कुछ और लड़ाई वगैरह में मारे गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। मतलब हम उनको ये नहीं कह सकते कि सभी अंग्रेज जो थे वो भ्रष्टाचारी होते थे, बेईमान होते थे। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए हुए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं, क्या सोच के जाते हैं कि हम वहाँ से थोड़ा अच्छा पैसा कमा लाएं और कुछ सालों के बाद वापस आकर अपने परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। ऐसे ही सोच में बहुत सारे अफसर भी वहाँ से आए हुए थे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन बनाया। मतलब जिन्होंने यहाँ अच्छे से अपना काम किया, जो काम सौंपा गया उस काम को ईमानदारी से उन्होंने किया, जो कंपनी ने काम सौंप रखा था, और जितना थोड़ा बहुत जो भी जैसा पैसा बना उसको लेकर अपनी ज़िंदगी आराम से अपने घर पर जाकर काटी, अपने देश में। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। मतलब उन्हें वहाँ के लोग, कहाँ के लोग, मानो कोई लंदन से अंग्रेज आया ना, तो अब वो भारत से आया है तो भारत में जो राजा
वगैरह होते थे उनको नवाब कहा जाता था। अब जब वो वापस जाते थे ना तो उनके आस अड़ोसी पड़ोसी वहाँ के उनके शहर के लोग उनको क्या कहते थे, नवाब कहने लग गए। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण है। तो नवाब का मतलब क्या होता है, यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण है। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। मतलब उनके ऊपर देखो कार्टून बनाने लगे, नाटक वगैरह बनाने लगे, तो इतने ज़्यादा फेमस हो गए। और उनको जो उनके आसपास के लोग ये समझते थे कि ये वो लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं जो बड़ी जल्दी से ही अमीर बने हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का जो रीडिंग का पार्ट था वो। यहाँ तक आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। देखो इसमें हमने क्या किया, क्या क्या पढ़ा कि किस तरह से कंपनी ने युद्ध वगैरह जो है, युद्ध व्यापार से युद्धों तक पहुँच गई। युद्ध के अंदर उन्होंने जो है प्लासी की लड़ाई, जिसका नाम प्लासी था, वो लड़ी। उसमें सिराजुद्दौला जो थे उसको हराया। उसको हराने के बाद मीर जाफ़र को बनाया। फिर मीर जाफ़र के साथ लड़ाई हुई। फिर उसको हटाने के बाद उन्होंने मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम के साथ भी झगड़ा हुआ, फिर मीर जाफ़र बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद ये खुद अपने अंडर में लेने की इन्होंने स्कीम बनाई। फिर 1765 में इन्होंने मुगल जो सम्राट थे उन्होंने इसको बंगाल की दीवानी संभाल दी। वहाँ से फिर इनके अच्छे दिन आने शुरू हो गए और इनकी बहुत सारी कमाई हुई। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से ये नवाब कहे जाने लगे, कि ये भी नवाब हैं उनके आसपास के लोगों के द्वारा, और जो लोग थे वो भी इनको नवाब मानने लग गए। इनको भी नवाब कहलाने की लत लग गई थी। हमने ये पढ़ा कि किस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ से बेइंतहा धन कमाया। 2 बार वो गवर्नर बने और उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार का काम सौंपा गया था उनको, और उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम भी लगे, और 1774 में वो उनका देहांत भी हो गया। तो ये सब हमने आज यहाँ पर रीड आउट किया है। आपको यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद अच्छे से रीडिंग करनी है, चैप्टर को समझना है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रीड आउट, सिर्फ रीडिंग करनी है उनकी, और उसके अलावा मतलब लर्न अभी नहीं करना है। लर्निंग के लिए मैं उनको उसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।